गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज है डे 3। आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया वो करते रहेंगे। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक रजिस्ट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रजिस्ट्रेशन। पूरा एस्पेक्ट इसका डिस्कस करेंगे हम, और देन देखेंगे कैसे एक्चुअली रजिस्ट्रेशन होता है पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल। गुड इवनिंग एवरीवन। So let's start about registration. तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर होगा, फर्दर वही जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। जिसने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, वो जीएसटी में जीएसटी देने के लिए लायबल नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन में आज हम बहुत सारे एस्पेक्ट समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ये जो रजिस्ट्रेशन है वो सेक्शन 22 से हमारा स्टार्ट होगा, देन 23 आएगा, देन 24 आएगा। मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है, और भी सेक्शन हम कवर करेंगे। सेक्शन 22 बताएगा हमें पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कि किसको रजिस्ट्रेशन लेना है। ये बताएगा पर्सन नॉट liable for registration, and this section will tell us कि compulsory registration किस केस में गवर्नमेंट ने बताया है compulsory registration। अब आप सभी ने अगर थोड़ा बहुत भी जीएसटी के बारे में सुना है, रजिस्ट्रेशन के बारे में सुना है, तो आप सभी ने सुना होगा एक थ्रेश होल्ड लिमिट होती है जीएसटी में। वो लिमिट होती है थ्रेश होल्ड लिमिट किसकी? टर्नओवर की। ठीक है, और ये टर्नओवर की लिमिट अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स डिफरेंट है। वो हम अभी सेक्शन 22 में डिस्कस करेंगे। बट अब इन सेक्शंस पे आने से पहले आपको एक तो टर्नओवर का मीनिंग पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो हमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। और टर्नओवर में फिर एक वर्ड यूज किया हुआ है एग्जाम्प्ट सप्लाईज। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगी एग्जाम्प्ट सप्लाई क्या है, क्योंकि एग्जाम्प्ट सप्लाई का जो मीनिंग है ना बड़ा वाइड है। अगर मैं किसी नॉर्मल पर्सन से पूछूं कि एग्जाम्प्ट सप्लाई क्या है, इसका नाम सुन के आपको यही लग रहा होगा जो सप्लाई एग्जाम्प्ट है, यानी जीएसटी में टैक्स से एग्जाम्प्ट है, वो हमारी एग्जाम्प्ट सप्लाई है, आपको यही लगेगा। बट अब आइए इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या बोलती है? एग्जाम्प्ट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ, तो इसमें भी हम गुड्स और सर्विस या दोनों की बात कर रहे हैं, विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। तो पहला तो एग्जाम्प्ट सप्लाई में क्या आ गया? नील रेट ऑफ टैक्स वाली सप्लाईज। जो कौन सी होती है? सप्लाईज दैट हैव अ डिक्लेयर्ड रेट ऑफ 0%, जिनका रेट ही 0% है, वो होती है नील रेट ऑफ टैक्स सप्लाईज। देन विच में बी होली एग्जाम्प्ट, जिनका रेट तो था बट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू सेक्शन 11 में नोटिफाई कर दिया उन्हें कि ये सप्लाईज एग्जाम्प्ट है, तो वो भी इसमें कवर होती हैं। होली एग्जाम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई। साथ ही अंडर सेक्शन 6 की भी जो सप्लाईज हैं, जैसे कि जीरो रेटेड सप्लाईज, ये कौन सी होती है? एक्सपोर्ट की सप्लाईज या सप्लाईज मेड टू एससीजेड, इन्हें बोला जाता है जीरो रेटेड सप्लाई, ये भी इसमें इंक्लूड है। एंड देन इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? जो जीएसटी के प्रव्यू में है ही नहीं, मतलब जीएसटी ने जैसे एक्सक्लूड किया हुआ है। गुड्स की डेफिनेशन में भी आपने देखा था, वहां से अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को एक्सक्लूड किया हुआ था, और ये है हमारी नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो जीएसटी के प्रव्यू में है ही नहीं। एक तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो एग्जाम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन बड़ी वाइड है क्योंकि ये सभी इसमें कवर है। तो अब आपको याद रखना है जब भी ये वर्ड यूज होगा एग्जाम्प्ट सप्लाई, दैट मीन्स नील रेटेड, होली एग्जाम्प्ट, जीरो रेटेड, नॉन टैक्सेबल, हर सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की। मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन के लिए एक थ्रेशहोल्ड लिमिट बताई गई है, और वो थ्रेशहोल्ड लिमिट टर्नओवर की है। बट टर्नओवर का मीनिंग अगर सिंपल लैंग्वेज में आप देखोगे तो आपको लगता है कि सेल, जो मैं सेल करता हूं उसका अमाउंट मेरी एग्रीगेट टर्नओवर है। ये ठीक है, बट
लॉ में इसका मीनिंग बहुत ही ज्यादा वाइड है और जीएसटी में तो इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे ही आप रजिस्ट्रेशन लेते हो। फर्दर आपकी रिटर्न्स भी एग्रीगेट टर्नओवर के बेस पे ही लिंक है। जैसे कि आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। इसी तरह जीएसटी ऑडिट की लायबिलिटी इस साल तो अभी जो आपको 18-19 वाला ऑडिट करना है उसमें कर दी गई है 5 करोड़। तो एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड आपको हर जगह पे जहां भी टर्नओवर की बात आएगी वहां पे जानना जरूरी है। तो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए यहाँ पे लिखा है मींस द एग्रीगेट वैल्यू। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। ठीक है, तो इस एग्रीगेट टर्नओवर के टोटल में क्या क्या इंक्लूड है? कोई भी पर्सन है उसकी सारी टैक्सेबल सप्लाई। तो जो सप्लाईज टैक्सेबल है वो तो आएंगी, यानी जिसपे टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। बट इसमें एक्सक्लूड कर देना ऐसी इनवर्ट सप्लाईज जिन पे टैक्स पे कर रहे हो आप आरसीएम में, क्योंकि ये आपका टर्नओवर नहीं है। अब हमने आरसीएम में कंसेप्ट समझा था ना, आरसीएम में क्या था? रिसिपेंट टैक्स जमा कराता है, रिसिपेंट जीएसटी जमा कराता है कुछ अपनी इनवर्ट सप्लाईज पे। इनवर्ट सप्लाईज यहाँ पे क्या मीनिंग होता है इनवर्ट सप्लाईज का? परचेज। जो उसकी परचेज है तो उसको तो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकती ना टर्नओवर में, मैं तो उसकी सेल लूंगी। इसीलिए इनवर्ट सप्लाईज जो आरसीएम में कवर है, आरसीएम में जिसमें वो टैक्स दे रहा है वो हटा दो। इसके अलावा जो टैक्सेबल सप्लाईज है वो आ गई, प्लस एग्जाम्ड सप्लाईज। आपने डेफिनेशन अब समझ ली, तो एग्जाम्ड सप्लाई के अंदर भी इतनी सारी सप्लाईज हैं वो सभी भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड है। देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हो तो एक्सपोर्ट्स वाली भी आपकी सप्लाईज आ गई। देन आपकी इंटर स्टेट सप्लाईज। ठीक है, ये सप्लाईज तो हमने बात कर ली। साथ ही यहाँ पे लिखा जा रहा है ऑफ पर्सन्स having the same permanent account number to be computed on all India basis। अब ए है, ए की फैक्ट्रीज हैं, ए तो एक ही है, एक ही पैन है उसका। अब उसकी आगे फैक्ट्रीज है फर्दर, मान लो 1, 2 और 3, 3 फैक्ट्रीज हैं उसकी, तीनों उसी की फैक्ट्रीज हैं, इसीलिए पैन बेसिस पर ये सेम पर्सन की फैक्ट्रीज हो गई। अब लॉ कहता है कि इन तीनों फैक्ट्रीज में मिला के कंसोलिडेट करके जो उसकी टर्नओवर आ रही है वो मानी जाएगी हमारी एग्रीगेट टर्नओवर। तो अब आपको एग्रीगेट टर्नओवर के लिए क्या क्या इंक्लूड करना है आपको समझ आ गया। सारी टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम्ड सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एंड इंटर स्टेट सप्लाई। और अगर एक पर्सन की एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं, एक से ज्यादा स्टेट्स में या सेम स्टेट में काम करता है वो सेम ही पैन के लिए, तो सभी को मिला के जो उसकी टर्नओवर है वो मानी जाएगी। और एक क्वेश्चन मेरे पास ना मेरे यूट्यूब पे भी बड़ा ज्यादा आता है कि जब भी एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं हम तो क्या जीएसटी उसमें इंक्लूड होता है? नहीं, जीएसटी को एक्सक्लूड करना है एग्रीगेट टर्नओवर को निकालते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे अब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट में जहां भी हम टर्नओवर की बात करेंगे मतलब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको बताया ना एग्जाम सप्लाई में सब कुछ कवर है, आपको बता दिया मैंने। एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो जीएसटी के प्रव्यू में नहीं है वो भी कवर है, नील रेटेड भी कवर है, होली एग्जाम भी कवर है, जीरो रेटेड भी कवर है। तो सारा आ गया यहाँ पे, एवरीथिंग। किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं आप, कितने भी बिजनेस कर रहे हैं आप, एक ही पैन के सभी इसमें इंक्लूड। ठीक है, चलिए अब हमने एग्रीगेट टर्नओवर को समझ लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जो हम रजिस्ट्रेशन में बात करेंगे वहां पे कुछ वर्ड और यूज होंगे, इसीलिए मैंने उन्हें समझाने के लिए पहले ही इनको यहाँ पर लिख लिया है ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। एक होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऐसा पर्सन है who occasionally undertake transactions involving supply of goods or service or both in the course of furtherance of business, whether as a principal agent or in any other capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ओकेजनली काम करने के लिए आया है जहां पे उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो लॉ ने उसको बोला है कि अगर आपका काम ओकेजनली ही है, कुछ दिनों के लिए ही आपको करना है, तो इस केस में हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जनरली कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो 90 डेज के लिए मिलता है, जो अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। देन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट है। एनआरआई का भी जनरली जहां भी वो काम करने आया है वहां पे फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है या रेजिडेंस नहीं है इंडिया में, यानी इंडिया में आया है तो इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ना ही रेजिडेंस है,
ओकेजनली काम करने आया है, तो ऐसा पर्सन एज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन ले सकता है जीएसटी में। ठीक है, ये आपको कवर है। चलिए अब हम जानेंगे, अब हम आ गए हैं रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बात करेंगे सेक्शन 22 की। सेक्शन 22 हमें बताता है पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 22, 23 और 24 को बड़े ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, चेंजेस हुए हैं, तो वो सभी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। और ये अब आपके सामने जो आ रहा है ना, ये सारा जो मैंने टेबल बनाई है, सभी अमेंडमेंट्स को इंक्लूड करके बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टेबल है। तो यहाँ क्या है, अब जीएसटी के केस में कोई पर्सन क्या सप्लाई कर सकता है, या तो गुड्स या सर्विसेज या फिर दोनों। ठीक है, तो यहाँ भी हमारी जो बाइफर्केशन बन रही है वो इसी बेसिस पे बन रही है। पहले तो गुड्स है, कोई बिजनेसमैन है जो सिर्फ गुड्स सप्लाई करता है। फिर दूसरा है कोई बिजनेसमैन है जो सिर्फ सर्विसेज सप्लाई करता है। और तीसरा केस हमने लिया है कोई बिजनेसमैन है जो गुड्स और सर्विस दोनों देता है। साथ ही हमारी जो टर्नओवर की लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन की, वो स्टेट वाइज भी अलग अलग है। तो यहाँ पे हमने स्टेट्स को भी अलग अलग कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे गुड्स की। अब मान लो राम है, राम का बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, वो एक्सक्लूसिव सप्लाई करता है गुड्स की। ठीक है, सर्विसेज की नहीं, सिर्फ गुड्स की, और वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई अगर वो करेगा तो सेक्शन 24 उसे बोलता है कि आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। थ्रेशोल्ड का मतलब एक लिमिट गवर्नमेंट ने दे दी है। जैसे इन स्टेट्स में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अगर इन स्टेट्स में आप बिजनेस करते हो और आपकी टर्नओवर 10 लाख रुपए तक है और आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में सप्लाई कर रहे हो और वो भी इंट्रा स्टेट कर रहे हो, तो 10 लाख तक अगर आपकी टर्नओवर है, ये हो गया आपकी थ्रेशोल्ड, 10 लाख की लिमिट, दिस इज द थ्रेशोल्ड। 10 लाख की लिमिट यहाँ पर है, यहां तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। बट अगर इस लिमिट से क्रॉस हो गया 1 रुपया भी, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गुड्स के केस में ही अब हम आगे की स्टेट्स के लिए बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना। ठीक है, इनके लिए 20 लाख की लिमिट है। पहले ये सभी स्टेट्स, जो ये नंबर 1 कैटेगरी है और नंबर 2 कैटेगरी है, इन सभी स्टेट्स के लिए 10 लाख की लिमिट थी। फिर गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2019 को इन स्टेट्स के लिए नोटिफाई कर दिया था कि इनकी लिमिट 20 लाख हमने कर दी है। यानी ये 20 लाख तक तो विदाउट रजिस्ट्रेशन, अगर गुड्स की एक्सक्लूसिव सप्लाई करते हैं, वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो रजिस्ट्रेशन ना भी ले कोई दिक्कत नहीं है। वॉलंटरी का प्रोविजन तो है ही, फिर अपनी मर्जी से कोई भी लेना चाहे वो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लिमिट गवर्नमेंट ने दे दी है कि इस लिमिट तक आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन ना लो, हमें कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं हम इस लिमिट की 40 लाख की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लोग इसमें इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं, इसे मिक्स कर देते हैं हर जगह कि अब तो जीएसटी की लिमिट 40 लाख होगी, सबके लिए घुसा देते हैं। ऐसा नहीं है। 40 लाख की लिमिट जो हुई है वो हुई है गुड्स के लिए, ओनली फॉर द गुड्स, और वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर आप करते हो। ये एप्लीकेबल हुई है हमारी अभी 2019 में, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 के थ्रू आई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23। तो अगर कोई पर्सन जो इन स्टेट्स में बिलोंग नहीं करता 1 और 2 में, बट इन स्टेट्स में बिलोंग करता है, इनके अलावा वाली जो स्टेट्स हैं, वहां पे उनके लिए 40 लाख की लिमिट हो गई है। बट कंडीशन है कि सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हैं और वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं। अगर इंटर स्टेट कर ली तो गुड्स के केस में तो 1 रुपए की भी इंटर स्टेट सप्लाई करी तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है, वो हम सेक्शन 24 में पढ़ेंगे। तो गुड्स के लिए आप बिल्कुल क्लियर हो। गुड्स के लिए हमने यहाँ पे पूरा चार्ट बना दिया है और इस चार्ट से अब आप बिल्कुल भी इसे भूल नहीं सकते। अब हम बात करेंगे सर्विस की। सर्विस के केस में गवर्नमेंट ने बोला है चाहे आप इंटर कर लो या इंट्रा, ये है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, यहाँ पर तो आप सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हो, एक्सक्लूसिवली सर्विस देते हो, तो 10 लाख तक की लिमिट है। उससे ऊपर चले जाओगे तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेकंड नंबर की कैटेगरी स्टेट में 20 लाख तक की लिमिट है, इससे ऊपर चले जाओगे तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अदर स्टेट्स में भी सर्विस के लिए 20 लाख की ही लिमिट है, इससे ऊपर जाओगे तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर सर्विस के केस में याद रखना, सर्विस के केस में नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 के थ्रू एज पर सेक्शन 23 ये बताया गया था, सर्विसेज के केस में आप इंटर स्टेट सप्लाई भी कर सकते हो जब तक आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट
एक्सीड नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो। इंटर और इंट्रा आपको ये ध्यान रखना है थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए। सर्विस के केस में इंटर भी कर सकते हो, पर गुड्स के केस में अगर इंटर स्टेट सप्लाई की तो 1 रुपए की भी इंटर स्टेट सप्लाई है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस बोथ। जो पर्सन दोनों चीजें सप्लाई करता है, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि पर्सन गुड्स भी सप्लाई करता है और सर्विस की भी सप्लाई करता है, तो इस केस में भी आपके लिए फिर इंट्रा देखा जाएगा, यानी इंटर की तो फिर तो आपको 1 रुपए का भी अगर आपका काम है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब आप गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हो और इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आपके लिए ये लिमिट्स है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के लिए 10 लाख, अरुणाचल प्रदेश वगैरह के लिए 20 लाख और अदर स्टेट्स के लिए भी 20 लाख। अब जो हम ये 40 लाख की बात कर रहे थे, इसके लिए एक एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो ये नोटिफिकेशन है ना 10/2019, ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको रेफर कर रही हूँ, ये सभी आपके साथ आज हमने शेयर कर ली है। आप उस फोल्डर में भी चेक कर सकते हैं, सेक्शन 23 का फोल्डर है, उसमें सारी नोटिफिकेशंस हैं। उस नोटिफिकेशन में 10/2019 को ओपन करोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उसको अगर आप वहाँ केयरफुली देखोगे तो वो सभी लिखी है। तो ये 40 लाख की लिमिट के लिए कुछ एक्सेप्शन है कि ये उन पे एप्लीकेबल नहीं है जो पर्सन सप्लाई करते हैं आइसक्रीम का, अदर एडिबल आइस का, पान मसाला या तंबाकू का, या जिन्होंने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो मैंने बता दी, हमने पहले ही ये अलग कर दी है। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट पे और ऐसे पर्सन जो आइसक्रीम या अदर एडिबल आइस, पान मसाला या तंबाकू वगैरह में की गुड्स में डील करते हैं, उन पर 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो अब मेरा ये सेशन सुनने के बाद आपको 40 लाख की लिमिट के लिए तो एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये नोटिफिकेशन रेफर कर लेनी है 10/2019। आपके क्वेश्चन जो भी आएंगे मैं अभी नहीं लूंगी, सारे क्वेश्चन और क्वेरीज मैं देखूंगी सेशन के एंड में। अभी हम लेंगे सेशन, उसके बाद हमारे पास टाइम हुआ तो देन वी विल गेट बैक टू द क्वेरीज। चलिए, अब हमने जान लिया कि ये तो हो गई हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये पीपीटी आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो आपको ये जो चार्ट मैंने यहाँ बनाया हुआ है, कभी भी किसी का रजिस्ट्रेशन देखना है तो इसमें चेक कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 23 की तरफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि सेक्शन 23 में गवर्नमेंट को पावर भी दी गई है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन को एग्जाम्प्ट कर सकता है रजिस्ट्रेशन लेने से। पहले तो सेक्शन 23 हमें ये बताता है किस पर्सन को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। नॉट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिनमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमें बताई गई है सेक्शन 23 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें बहुत सारी नोटिफिकेशन आई हैं जो मैंने यहाँ पे रेफर की हुई है। दिस आर वेरी वेरी रिलेवेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है ही नहीं। पहला है ऐसे पर्सन जो एक्सक्लूसिवली एंगेज है नॉन टैक्सेबल सप्लाई में। अब जो पेट्रोल वगैरह की सप्लाई करते हैं, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचते हैं, गवर्नमेंट ने सेक्शन 23 में बोल दिया कि अगर आप एक्सक्लूसिव, उसके साथ कोई और नहीं, एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं जरूरी। या फिर आप होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स सप्लाईज करते हो, जिनको हमने एग्जाम्प्ट कर दिया है टैक्स से अंडर सेक्शन 11, होली उन्हीं में काम करते हो, मतलब एग्जाम्प्ट के अलावा आपकी कोई और सप्लाई नहीं है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। देन एग्रीकल्चरिस्ट को गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया है कि अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, आपका कल्टीवेशन ऑफ लैंड यानी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हो, उसका काम है एक्सक्लूसिवली, या फिर अगर अदर काम भी है तो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए ही एग्जाम है ये, और किसी बिजनेस के लिए एग्जाम्पशन नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट का जो काम है वो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर गवर्नमेंट के पास पावर है कुछ कैटेगरीज को एग्जाम कर सकती है रजिस्ट्रेशन लेने से, और ऑलरेडी काफी सारी नोटिफिकेशंस के थ्रू गवर्नमेंट कर चुकी है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है टैक्सेबल सप्लाई कवर्ड अंडर आरसीएम अंडर सेक्शन 93। ऐसे पर्सन जो एक्सक्लूसिवली ऐसी गुड्स या सर्विसेज, तो यहाँ पे कैटेगरी भी हमने लिख दी है, गुड्स और सर्विस दोनों की बात हो रही है, तो ऐसा टैक्सेबल पर्सन जो गुड्स या सर्विस में डील करता है जिसपे आरसीएम अंडर सेक्शन 93 लगता है। याद रखना 93 हमने देख लिया था फर्स्ट सेशन में, सारा कर लिया था हमने, गुड्स कौन सी है 93 में और सर्विसेज कौन सी है। तो जिस पर्सन की सप्लाई है ही ऐसी
जो पूरी की पूरी आरसीएम में कवर है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैं जीटीए हूँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूँ, मेरा पूरी की पूरी सप्लाई सेक्शन 9(3) में कवर होती है, तो मुझे जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की, वो फिर मेरी मर्जी है मैं लूं या ना लूं। इसी तरह कोई भी गुड्स या सर्विस उठा लो, कैश्यू नट्स वगैरह के केस में था, बहुत सारी सर्विसेज और गुड्स हमने डिस्कस की थी। तो अगर एक्सक्लूसिवली मैं उसमें काम करती हूँ जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल है, तो क्योंकि मेरे बिहाफ पे रिसिपेंट टैक्स पे कर ही रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि टैक्स तो हमें कहाँ से मिल जाएगा आरसीएम के केस में, रिसिपेंट से। तो फिर आप रजिस्ट्रेशन लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये स्पेसिफिकली सेक्शन 9(3) की यहाँ पे बात हो रही है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना। इसके लिए नोटिफिकेशन को रेफर कर लेना 5/2017, और इसके साथ टर्नओवर भी लिंक नहीं है, यानी चाहे वो पर्सन फिर कितनी भी टर्नओवर का काम कर रहा हो, अगर उसकी सारी सप्लाई आरसीएम में कवर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करेंगे, देन हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, जो पर्सन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करते हैं गुड्स ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, उसके लिए भी नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 से बताया गया है, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कितने अमाउंट तक? 40 लाख तक। पर अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर दी तो फिर चाहे 1 रुपए की भी सप्लाई हो, वो उस पर टैक्स लगेगा। Then interstate supply of handicraft goods and goods of craftsmen. Handicrafts goods जो होती है, जो हैंडमेड गुड्स होती है, हाथ से बनाई जाती है, या थोड़ी बहुत मशीन यूज भी होती है, तो छोटी मोटी कोई मशीन यूज होती है, ऐसी गुड्स की अगर आप सप्लाई करते हो, फिर चाहे वो इंटरस्टेट भी है, गुड्स की, यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है, फिर चाहे वो इंटरस्टेट भी है, उसके लिए भी जो पर्सन उनमें काम करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ भी थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी। लिमिट आपको फिर वो देखनी है जो 20 और 10 हमने पीछे डिस्कस की है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। अगर लिमिट क्रॉस हो जाएगी फिर तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, लिमिट क्रॉस नहीं हुई तो फिर उनको इंटर स्टेट सप्लाई करने की भी परमिशन है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। ऐसे ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी सेम, अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स और गुड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन में डील करता है और इंटर स्टेट सप्लाई करता है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी तो फिर तो लेना ही पड़ेगा। और यहाँ भी हम गुड्स की बात कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन आप रेफर कर रहे हैं ना 56/2018 ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। इसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि जो पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं सर्विसेज की, एक्सक्लूसिवली सर्विसेज के लिए, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो कोई इश्यू नहीं है, तब भी आपको टर्नओवर जब तक आपकी क्रॉस नहीं होती, थ्रेशोल्ड लिमिट जब तक क्रॉस नहीं होती, तब तक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नोटिफिकेशन इसको रेफर कर लेना, यहाँ दी गई है और हमने आपके साथ शेयर भी कर दी है। देन अगर कोई पर्सन सप्लाई करता है सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स के साथ कंफ्यूज हो जाते हो आप, अमेजन फ्लिपकार्ट पे चले जाते हो सीधा, यहाँ पे बात हो रही है सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो कोई पर्सन अगर सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो उनको भी जब तक थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं होती तब तक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 23 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं, वेरी 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 रिलेवेंट। और मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐसे यहाँ पर बना दिया है पूरा चार्ट कि अब आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन होने ही नहीं वाली है। कहीं भी कुछ लगे पढ़ना हो तो नोटिफिकेशंस को रेफर करो, नोटिफिकेशंस को पढ़ना सीखो, वहां पे सेक्शंस का, रूल्स का एक दिया होता है वहां पर रेफरेंस, उनको पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम सेक्शन 24 पे। सेक्शन 24 बात करता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की। कुछ कैटेगरीज हमें यहाँ बताई गई है, ये इनको रजिस्ट्रेशन लेना ही है, इनको रजिस्ट्रेशन लेना ही है, ठीक है। सबसे पहला आ गया पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, जो भी पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे इंटर स्टेट में गुड्स की बात कवर हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन 23 में ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया गया था कि सर्विसेज की इंटर स्टेट सप्लाई आप कर सकते हो थ्रेशोल्ड क्रॉस होने तक, बट गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई अगर 1 रुपए की भी आपने कर दी तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो सेक्शन 24 ओवरऑल कर सकता है 22 सबसेक्शन 1 को, पर 23 को फिर आपने रेफर करना है कि कहीं कोई नोटिफिकेशन 23 में तो नहीं आ गई। जैसे इंटर स्टेट के केस में 23 में नोटिफिकेशन आई है कि सर्विस तो कर सकते हो आप, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो थ्रेशोल्ड क्रॉस होने तक, पर गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकते आप इंटर स्टेट। अगर 1 भी रुपए की इंटर स्टेट सप्लाई की गुड्स के केस में तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही है। अब अगला है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो टैक्सेबल सप्लाई करता है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं।
सिंपली आपको लॉ ने बता रखा है इनको रजिस्ट्रेशन लेना ही है, ठीक है। देन पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ये रिसिपेंट की बात हो रही है, किसको, जो आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, रिसिपेंट ने देना है ना टैक्स, तो जिसके भी ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, हमने जान लिया कौन है, हमने डेफिनेशन समझ ली, वो अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देन ऐसे पर्सन जिनको सेक्शन 51 में टैक्स डिडक्ट करना मैंडेटरी है, चाहे उनका ऑलरेडी सेपरेटली रजिस्ट्रेशन है या नहीं, ये कौन होता है, सेक्शन 51 क्या कहता है, सेक्शन 51 टीडीएस अंडर जीएसटी की बात करता है, और ये अभी हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस में, टीडीएस को कवर करेंगे, टीडीएस अंडर जीएसटी। तो जो पर्सन टीडीएस अंडर जीएसटी डिडक्ट करने के लिए लायबल है उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। देन पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज, तो कोई पर्सन किसी और के बिहाफ पे टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है जैसे कि एजेंट प्रिंसिपल का केस या कोई और केस, तो उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। देन हमारे पास आता है एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, वैसे हम आगे ये डिस्कस करेंगे, हमारे नेक्स्ट सेशन में डिटेल में है, पर वैसे मैं आपको बता देना चाहूंगी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि ए है, ए की 5 ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 5। अब जब इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं तो उस केसेस में जो कॉमन सर्विसेज होती हैं जैसे कि आपका ऑडिटर हो गया या कुछ कंप्लायंसेस हो गए, लॉ के कंप्लायंसेस जो पूरी कंपनी के लिए रिलीवेंट हैं, तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो बिल आएगा वो आएगा एक मेरे लिए कॉमन बिल आएगा, बट कॉमन बिल ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही जगह पे बुक कर लूं, उसको मुझे सभी यूनिट्स में बाइफरकेट करना पड़ेगा, सभी के लिए एक्सपेंस बुक कराने पड़ेंगे, इसीलिए ये कंसेप्ट आया था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। ऐसे केस में कंपनी एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेती है एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और जितने भी ये कॉमन एक्सपेंस होते हैं सर्विसेज के उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अकॉर्डिंग टू अपनी ब्रांचेस, जिसका भी जितना खर्चा होता है, और वो आगे की जो ब्रांचेस हैं वो उस पे जीएसटी का क्रेडिट अवेल कर देती है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप आईएसडी हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे आपका ऑलरेडी भी रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, तभी आपको एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अलग से रजिस्ट्रेशन लेना ही है। Then persons who supply goods or service or both other than supply specified under section 9(5) through electronic commerce operator who is required to collect tax under section 52। अब ये हमारा कंसेप्ट आ गया यहाँ पे Amazon या Flipkart का। यहाँ बात हो रही है अगर आप इनके साथ जुड़ते हो जो आपका TCS डिडक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 52, तो भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। बट अभी हमने पढ़ा था कि सर्विसेज अगर आप सप्लाई करते हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो थ्रेशहोल्ड क्रॉस होने तक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, तो वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी क्योंकि ये सेक्शन 23 सेक्शन को ओवररूल नहीं कर सकता, 22 को कर सकता है। तो सर्विसेज के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए लिमिट है, थ्रेशहोल्ड लिमिट जब तक एक्सीड नहीं होती तब तक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो आप हो या राम है, राम सर्विसेज दे रहा है अमेजन के थ्रू जुड़ के, मान लो नेटफ्लिक्स की सर्विसेज दे रहा है राम, जो भी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो इस केस में जब तक उसकी थ्रेशहोल्ड 20 लाख या 10 लाख जो भी है उससे एक्सीड नहीं हो जाती, उसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अब राम सर्विसेज ना देके मान लो गुड्स दे रहा हो अमेजन पे, तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आई एम होपिंग आप क्लियर हो, क्योंकि 23 में नोटिफाई करके सर्विसेज को एग्जाम कर दिया था तो वो यहाँ पर अप्लाई रहेगा। देन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर एक्सेट्रा, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना ही है। ठीक है, देन एवरी पर्सन सप्लाइंग online information and database access retrieval service from a place outside India to a person in India other than a registered person। आप सभी के साथ जो मटेरियल शेयर हुआ है मैंने उसमें ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस रिट्रीवल सर्विसेज की एक पूरी फाइल शेयर की है, आप बैठ के उसको आराम से पढ़ना सेशन के बाद। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगी OIDER क्या होता है। अभी आपने देखा है, आप हमारे कोर्सेज बाय करने के लिए आते हो, ठीक है, तो हमारे कोर्सेज का जैसे हम आपको रिकॉर्डेड सेशन में हमारा जो कोर्स पढ़ा है बैलेंस शीट वाला, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखे,
वो कोर्स हम आपको कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू, यानी उसका मेरा मीडियम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कोई ई प्लेटफॉर्म में यूज कर रही हूँ, या फिर कोई ई बुक आप परचेज करते हो, तो इस केस में अगर आपने जिसका ये प्लेटफॉर्म खरीदा है या जहां से ई बुक बाय की है, वो पर्सन अगर इंडिया का ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो अपने आप टैक्सेबल देख लेगा, थ्रेशोल्ड देख लेगा, अपना जीएसटी पे कर देगा। बट यहाँ पे लिखा गया है जो ऐसी सर्विसेज देते हैं वो पर्सन अगर आउटसाइड इंडिया के हैं, बाहर के हैं, इंडिया से बाहर के, और वो इंडिया के पर्सन को सर्विस दे रहे हैं, तो उनको कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही है। ठीक है, इसका पूरा कंसेप्ट समझने के लिए ये जो मैंने फाइल शेयर की है आपके साथ, ये वाली, इसको पढ़ लेना, इसमें बड़े अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। सिर्फ 12 पेजेस का है, बट बड़े अच्छे से कंसेप्ट विद एग्जांपल्स यहाँ पे बता रखा है। एक बार इसको पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा, अच्छा सा क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई आउटसाइड इंडिया का पर्सन OIDAR की सर्विस दे रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और लास्ट में लिखा है कोई भी क्लास ऑफ पर्सन जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल गया कौन से पर्सन लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट हमें पता चल गई, और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किसे लेना ही। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। वैसे ये प्रोसेस अभी हम देखेंगे पोर्टल पे कैसे होती है, बट थ्योरेटिकली सेक्शन 25 में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद आ रहे हैं सेक्शन 25 पर।
So let's begin again. I'm back. So now we are on the process. अब हमें पता चल गया, मान लो मेरी थ्रेशहोल्ड लिमिट हो गई है इंक्रीज, या मुझे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करना है। लॉ ने कहीं भी मना नहीं किया कि आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। वॉलेंट्री अगर आपको लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी ले लो, आपकी मर्जी, आपको मर्जी दे रखी है, मन करे रजिस्ट्रेशन लेने का जीएसटी में आने का तो कर लो, कोई इशू नहीं है। तो जब भी मुझे लगा कि अब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है या फिर मेरी थ्रेशहोल्ड ही इंक्रीज हो गई, तो लॉ में लिखा है एज पर सेक्शन 25, जब भी आपकी लाइबिलिटी आई है देन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन करना ही है इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज सो लाइबल। तो 30 days के अंदर जैसे ही आप लाइबल हुए, यानी जैसे ही आपकी थ्रेशहोल्ड क्रॉस हुई, उसके विद इन 30 days आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही है। जैसे ए है, ए की थ्रेशहोल्ड लिमिट, यानी हम लगा लेते हैं वो सर्विसेज और गुड्स दोनों में डील करते हैं, 20 lakhs की उनकी थ्रेशहोल्ड है, वो एक्सीड हो गई 29 जून को। ठीक है, तो अब उन्हें रजिस्ट्रेशन कब तक ले लेना है? 29 जुलाई तक, जब वो लाइबल हुए उसके विद इन 30 days उनको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। पहले भी ले सकते हैं बट इस डेट तक तो ले ही लेना है। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में बताया गया है कि वो रजिस्ट्रेशन लेंगे एटलीस्ट 5 days प्रायर। तो जो अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसको तो 5 days बिफोर रजिस्ट्रेशन लेना है। मान लो राम है, राम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो जा रहे हैं एक इवेंट में जहां पे आप उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। राम रजिस्टर है मान लो महाराष्ट्र में, वो जा रहे हैं हरियाणा में, और एक इवेंट है, इवेंट में जा रहे हैं जहां अपनी गुड्स को सेल करेंगे। तो इस केस में जब वहां पे ये इवेंट में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है अब आप उस इवेंट में जाओगे, वहां पे चीजों को सेल करोगे, तो आप अब वहां पर रजिस्ट्रेशन ले लो एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन आपको 90 days के लिए मिलता है और प्लस 90 days भी इसमें हो सकते हैं जब ऑफिसर चाहे। ठीक है, तो ऐसे केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को 5 days बिफोर, इस इवेंट में जाने से 5 days बिफोर वो रजिस्ट्रेशन ले लेगा। ठीक है, और इस केस में टैक्स भी एडवांस में उसको पे करना होता है, अपनी लाइबिलिटी निकाल के वो पहले ही पे करनी होती है। अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसका रिफंड भी वो क्लेम कर सकता है। देन उसके बाद ही इसी सेक्शन 25(1) के 1 में एक प्रोविजो और ऐड किया गया है कि अगर SCZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, अगर ये है तो इस केस में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है। ये ऐसा क्यों लिखा है? मान लो राम है, राम की फैक्ट्री ए है दिल्ली में, ठीक है, और राम का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है गुड़गांव में, गुड़गांव में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पर उनकी एक फैक्ट्री है। तो राम वेदर थ्रेशोल्ड भी नहीं कंप्लीट करे तभी उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है। अ पर्सन हैविंग अ यूनिट इन SCZ और SCZ डेवलपर shall have to apply for separate registration as distinct from his place outside SCZ in the same state। थ्रेशोल्ड तो देख लेना, थ्रेशोल्ड देखनी है SCZ के लिए, बट रजिस्ट्रेशन रहेगा उनका सेपरेट, या फिर दिल्ली ना करके हम उनकी फैक्ट्री कर दें गुड़गांव में ही। ए फैक्ट्री भी उनकी गुड़गांव में है और उनका SCZ यूनिट भी गुड़गांव में है, गुड़गांव में जहाँ SCZ का प्लेस है वहां पर, तो उनको SCZ के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही है। ठीक है, ये है इस प्रोविजन को ऐड करने का मेन पॉइंट। देन नॉर्मली सिंगल रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट, वैसे अभी तक क्या था, एक स्टेट में अगर आपके एक से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, बट अब कंसेप्ट आ गया है कि आप चाहो तो एक स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी ले पाओगे। देन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन मैंने बताया आप ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर किसी पर्सन के मल्टीपल GSTN है, चाहे वो सेम स्टेट में है या डिफरेंट स्टेट में, वो बोला जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन। साथ ही अगर किसी पर्सन के मल्टीपल एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो रजिस्टर है या अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड किस केस में हो सकते हैं, मान लो इसका एक काम है लिकर का, लिकर क्या, अल्कोहलिक लिकर, अल्कोहलिक लिकर, ये GST के प्रव्यू में नहीं है, नॉन GST है, तो GST में तो ये रजिस्टर नहीं होगा, बट है तो एक ही बंदे की एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो अनरजिस्टर्ड है तो उसकी रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट भी, अनरजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट भी वो मानी जाएंगी डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिस्टिंक्ट पर्सन बताने की बात की गई है और इसमें कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 25 ही अभी कंटिन्यू है।
इस प्रोसेस में बताया है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैन मैंडेटरी है। तो अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है ना तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है पैन की, ठीक है। पर अगर आप टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, टीडीएस अंडर जीएसटी, तो उस केस में टैन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। देन आगे का क्लोज है कि अब आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर दिया गया है फॉर एग्जिस्टिंग एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन, यानी अब आधार भी मैंडेटरी है, पर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस के लिए अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई करनी है प्रोसेस, अभी वो नोटिफाई नहीं की गई है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अब आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो गया है, और कोई पर्सन अगर बिना आधार के अप्लाई कर देता है, ऑप्शन आ जाती है वहां पे आधार के बिना आप अप्लाई कर सकते हो, फिर ऑफिसर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। ये अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी कि अगर आधार नहीं देंगे तो ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन आपका करेगा। देन एनआरटीपी के लिए बताया गया है, एनआरटीपी के केस में पासपोर्ट और टिन यूज होता है। हाँ, मैं अभी प्रैक्टिकली बताऊंगी। देन प्रॉपर ऑफिसर स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, मतलब ऑफिसर को पता चल गया किसी पर्सन की थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई है, तब भी उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या किसी भी रीजन से, तो प्रॉपर ऑफिसर स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन करेगा उस बंदे का, वो होगा टेम्परेरी बेसिस पे। जैसे ही वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करेगा, या तो वो पर्सन अप्लाई कर दे रजिस्ट्रेशन विदिन 90 डेज, नहीं करता तो वो अपील कर सकता है, और अगर अपील में जाता है उसके बाद भी ऑर्डर कंफर्म हो जाता है कि उसको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, तो ऑर्डर आने के फिर 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करेगा, और उसका जीएसटी इफेक्ट उसको मिलेगा कब से, ओरिजिनल डेट से, यानी जब उसको बोला गया था टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ठीक है। ये स्यू मोटो के लिए है। अब बात करते हैं एक कैटेगरी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एम्बेसी वगैरह यहाँ काम करते हैं इंडिया में आके, तो उनके केस में क्या है, अगर वो कुछ इनवर्ड सप्लाई लेती हैं जैसे गुड्स या सर्विस की, तो उस केस में वो रिफंड ले सकती है उनको, तो रिफंड लेने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल एजेंसी ऑफ यूएनओ एक्सेट्रा को ग्रांट किया जाता है यूआईएन, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। ये सिर्फ इसीलिए अप्लाई करती है बिकॉज ये रिफंड ले सके, ये हम कवर करेंगे जब हम रिफंड डिस्कस करेंगे ना तब वहां पर, तो वो उनके लिए भी प्रोसेस बताई गई है। रूल 17 में लिखा गया है कि वो रिफंड ऑफ टैक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी में, और जो उनका यूआईएन है वो ऑफिसर को 3 दिन के अंदर या तो वो दे दे या रिजेक्ट कर दे, बट रिजेक्ट करेगा तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जहां भी ऑफिसर रिजेक्ट करेगा किसी भी चीज को, किसी भी रजिस्ट्रेशन को, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, यानी एक नोटिस इशू करेगा टैक्स पेयर को कि ये दिक्कत है या गलती है, जब तक वो उसका रिप्लाई ना कर दे, ठीक है, कुछ दिन का टाइम देगा रिप्लाई करने का, तब तक वो उसके रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता, और अगर रिप्लाई कर दिया है वहां पर तो फिर 7 दिन के अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 25 ही अभी कंटिन्यू है। अब जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाता है तो रूल 10 बोलता है, अगर आपने, मैंने बोला था ना राम 29 जून को लाइबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, मान लो, और उनको करना था 29 जुलाई तक, 30 दिन के अंदर करना था, विदिन 30 डेज। मान लो राम अप्लाई कर देते हैं 15 जुलाई को, ठीक है, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से एप्लीकेबल माना जाएगा, 29 जून से, डेट ऑफ लाइबिलिटी से। अब इसी केस में 29 जून से 29 जुलाई तक राम को रजिस्ट्रेशन करना था, बट राम ने कराया 31 जुलाई को, तो ऐसे केस में जब उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो आरसी पे जो डेट लिखी होगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी होगी, वो मानी जाएगी उसकी अफेक्टिव डेट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये लायबिलिटी वगैरह की डेट, क्योंकि अब राम ने रजिस्ट्रेशन बाद में कराया तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे की सारी लायबिलिटी से बच गया, नहीं, ऑफिसर उससे फिर ये सारी की सारी लायबिलिटीज का हिसाब किताब लेगा, इंटरेस्ट लेगा, लेट फी लेगा, पेनल्टी लेगा, सब कुछ लेगा, तो इसीलिए 30 डेज के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ गई है, अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन जो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो डीम्ड टू बी ग्रांट माना जाएगा अगर कोई भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से नहीं आया विद इन 3 वर्किंग डेज, यूआईएन के लिए बोला गया है, ठीक है। देन अभी जो चेंजेस हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको बैंक की डिटेल नहीं डालनी होती, बैंक डिटेल रिक्वायर्ड नहीं होती, पर रजिस्ट्रेशन जब आपका आ जाए ना तो उसके 45 डेज के अंदर बैंक की डिटेल एंटर करनी जरूरी है, वरना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकता है। और साथ ही जैसे ही आपका जीएसटी नंबर आ जाए,
GSTIN आपके पास आ जाए तो आपको वो डिस्प्ले करना है अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कहीं भी लगा लो अपने बिजनेस प्लेस पे। और साथ ही आप चाहो तो आपका जो साइन बोर्ड होता है ना, जैसे आप अपने शॉप के लिए, बिजनेस के लिए साइन बोर्ड लगाते हो, वहां पर भी आप उसको प्रिंट करा सकते हो। देन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रेमाइस कैन बी डन बाय प्रॉपर ऑफिसर। ये मैंने आपको बता दिया कि जो पर्सन आधार प्रोवाइड नहीं करेगा उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी डिपार्टमेंट या प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है। तो ये थी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस एज पर सेक्शन 25। अब रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, अभी हम इसे प्रैक्टिकली भी समझेंगे। एक बार सेक्शंस को कवर कर लेते हैं, देन वी आर मूविंग टू द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। देन अब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कई बार आपको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ जाती हैं। जैसे मान लो मुझे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना है। मेरा एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, ऑलरेडी था, जब मैंने रजिस्टर किया था तब मेरा एक ही प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस था, बट फिर बाद में मैंने एक अपना गोडाउन ले लिया, तो वो मुझे अपनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में दिखाना पड़ेगा। इसको ऐड करने के लिए मैं कहाँ अमेंडमेंट करूंगी? मेरे पास ऑप्शन आती है कोर अमेंडमेंट की, कोर फील्ड अमेंडमेंट की। ये मेन फील्ड हो गए ना हमारे, वो कोर अमेंडमेंट होती है। और कोई अदर अमेंडमेंट आपने करनी हो छोटी मोटी, तो एक और अमेंडमेंट की ऑप्शन होती है हमारे पास, नॉन कोर अमेंडमेंट। जैसे आपने मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो ये दो ऑप्शन हमारे पास होती है। तो सेक्शन 28 हमारे अमेंडमेंट की बात करता है। जो कोर अमेंडमेंट होती है ना, इसके लिए 15 दिन का टाइम होता है। यानी जैसे ही आपकी, मान लो मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मैंने डिसाइड कर लिया 29 जून, तो इसके 15 दिन के अंदर कितने बनेंगे? 14 जुलाई तक। 14 जुलाई तक मुझे कोर अमेंडमेंट कर देनी है। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट शैल बी फिल्ड विद इन 15 डेज ऑफ एनी चेंज। जैसे ही कोई चेंज इन्फॉर्मेशन में हुआ, कोर वाला, नॉन कोर की बात नहीं करे, कोर अमेंडमेंट हुई, तो 15 दिन के अंदर मुझे वो चेंज अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके अमेंडमेंट में फाइल कर देना है। और पीओ उसे अप्रूव भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है विद इन 15 वर्किंग डेज, बट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मुझे जरूर देगा। पर नॉन कोर फील्ड्स के लिए डीम्ड अप्रूवल माना जाता है। मानो मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया, ईमेल आईडी चेंज की, तो वो डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। उस केस में प्रॉपर ऑफिसर का कोई रोल नहीं है। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, ये मान लो कि चेंज हो गया, देन हम मानेंगे जब भी आपका अप्रूवल हो जाए या रिजेक्शन हो जाए। जैसे ही एसजीएसटी के लिए हुई है, डीम्ड टू भी माना जाएगा, सीजीएसटी के लिए भी होगा, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी फिर सेम फ्लो में काम करेंगे। देन इफेक्टिव डेट ऑफ अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन कैन बी अर्लियर देन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ओनली विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। अब अगर आपको किसी भी केस में लगे कि मेरी अमेंडमेंट की डेट अर्लियर होनी चाहिए थी, जिस डेट को मैंने सबमिट किया उससे पहले, तो वो पोर्टल पे कहीं भी ऐसी ऑप्शन नहीं है, फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कमिश्नर का। और अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्टिंग चेंज इन पैन, पैन ही बदल गया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने की वजह से बिजनेस के पैन ही बदल गया, पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, कन्वर्ट कर ली पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में जैसे ही कन्वर्ट की, पार्टनरशिप का पैन बनाओगे पार्टनरशिप फर्म का, तो इस केस में अप्लाई करोगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो जो एज अ प्रोप्राइटर आपका रजिस्ट्रेशन था उसको तो कैंसिल कराना पड़ेगा, और पार्टनरशिप के पैन के बेसिस पर नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन लगता छोटा सा है, बट बहुत ही रिलीवेंट एंड इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कैंसिलेशन की। मान लो मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया था, अब मेरे को लग रहा है कि कैंसिल करना है, तो कैंसिलेशन कर सकते हो आप, बट किन केसेस में कर सकते हो वो केसेस हमें बताए हैं। बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यू, मेरा बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया, या मैंने ट्रांसफर कर दिया फुली टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, या अमलगामेट हो गया किसी एंटिटी के साथ, डीमर्जर हो गया, या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ हो गया, या देयर इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल था अब पार्टनरशिप हो गया। ठीक है, इस केस में भी कैंसिलेशन होगी। देन टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्टर अंडर 22 एंड 24। जो टैक्सेबल पर्सन था वो रिक्वायर्ड नहीं है अब रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी मान लो वो पहले उसकी थ्रेशोल्ड 20 लाख थी, गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाल दी 40 लाख कर दी, जिसकी वजह से अब उसको रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की। या फिर अब वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, अपनी मर्जी से लिया था और अपनी मर्जी से जाना चाहता है, तो इन सभी केसेस में हमारे पास कैंसलेशन की ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी फाइनल रिटर्न। बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल कर देते हैं, बट उसके बाद उन्हें पता ही नहीं होता कि एक फाइनल रिटर्न भी हमें फाइल करनी होती है। इसकी जो डेट होती है वो होती है डेट ऑफ ऑर्डर, और 30 डेज, ठीक है, उसके अंदर आपको ये डेट आपके पोर्टल पे आ जाती है, रिफ्लेक्ट होने लगती है। एग्जैक्ट डेट मैं अभी आपको बता दूंगी, उसके हिसाब से आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, वरना 10,000 की
पेनल्टीज पे लगती है, चाहे आपकी नील की भी फाइनल रिटर्न है, चाहे उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको कैंसिल करने के बाद फाइनल रिटर्न भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम अब मान लो आप प्रोफेशनल हो, आप बहुत सारे क्लाइंट्स का काम करते हो, किसी क्लाइंट ने आपको बोला कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद जो ऑर्डर आएगा उसको आने में तो टाइम लगेगा ना, और ऑर्डर आने के बाद ही आप फाइनल रिटर्न भर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा क्लाइंट है ना, कई बार उसे पता ही नहीं होता, वो समझता है कि कैंसिलेशन हो गया तो अब सारा काम खत्म। तो आप उससे जब बोलते हो ना कि फाइनल रिटर्न भी भरनी है, तो वो बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि अब ये क्या हो गया, मैंने तो कैंसिल कर दिया था, अब फिर से आप बोल रहे हो रिटर्न भरनी है। तो जब भी किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो तो उसको बता दो कि फाइनल रिटर्न भी जाएगी आपकी, और वो जाएगी जब ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद, विद इन 30 डेज, डेट ऑफ ऑर्डर के विद इन 30 डेज हमें ये रिटर्न भरनी होती है। तो पहले अपने क्लाइंट्स को बोल देना, ताकि वो सरप्राइज ना हो कि मैंने तो कैंसिल कर दिया था, मुझे तो लगा था जीएसटी से छुटकारा मिल गया, अब कौन सी रिटर्न आ गई। तो ये मैंडेटरी रिटर्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमने कुछ केसेस समझे जहां पे कैंसिलेशन हो रही है। अब कई बार कैंसिलेशन प्रॉपर ऑफिसर भी कर सकता है, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, यानी बैक डेट से, पीछे से भी अमेंडमेंट की जा सकती है। अब ज्यादातर केसेस कैसे हो सकते हैं, जब प्रॉपर ऑफिसर को लगे कि कैंसिल करना है रजिस्ट्रेशन, वो रूल 21 में बताया। तो अब बड़े इंपॉर्टेंट है रूल भी, हमारे ना साथ साथ चल रहे हैं, हमने लिखा भी हुआ है। तो जब प्रॉपर ऑफिसर को लगे कि रजिस्टर्ड पर्सन बिजनेस ही कंडक्ट नहीं कर रहा उस प्लेस से जहां पे उसने डिक्लेयर किया था, प्रॉपर ऑफिसर को कोई बता दे जाके या उसे खुद ही पता चल जाए, तो वो कैंसिल कर सकता है। या फिर इशू कर दे इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। बहुत सारे केस में ऐसे करते हैं लोग, चोरी करने के लिए टैक्स की, गुड्स और सर्विस तो सप्लाई की नहीं, इनवॉइस इशू कर रहा है। ठीक है, या डज नॉट अपडेट बैंक अकाउंट नंबर विद इन 45 डेज। तो मैंने आपको बताया था ना कि बैंक अकाउंट डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो नहीं डालनी है, पर 45 डेज के अंदर नहीं डालोगे रजिस्ट्रेशन मिलने के, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। या फिर कंपोजिट टैक्स पेयर्स की बात करें, तो अगर वो 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न नहीं भरते तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। और अगर अदर पर्संस की बात करें, तो अगर वो अपनी 6 महीने की रिटर्न, कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स की रिटर्न फाइल नहीं करते, तो प्रॉपर ऑफिसर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। या फिर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन किसी ने लिया था, बिजनेस ही कमेंस नहीं किया 6 महीने से नील की रिटर्न भर रहा है, तो भी प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। या फिर उसे लगता है रजिस्ट्रेशन जो लिया गया है वो फ्रॉडुलेंटली लिया गया है, मिस स्टेटमेंट से लिया गया है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट से लिया गया है, तो भी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। देन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मैंने बोला था, उसको देनी पड़ेगी। और अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, बट उस पर्सन ने अब जैसे ही उसके पास ऑर्डर आया कैंसिलेशन का, उसने सारी पेंडिंग रिटर्नें भर दी, सारा टैक्स पे कर दिया अलोंग विद इंटरेस्ट एंड लेट फी, तो प्रॉपर ऑफिसर उसकी प्रोसीडिंग को ड्रॉप भी कर सकता है। और जब तक ये प्रोसीडिंग चलती है तब तक रजिस्ट्रेशन सस्पेंड माना जाता है। ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब छोटे से 2-4 पॉइंट और हैं, ये भी डिस्कस करते हैं, देन वी आर मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिकल पोर्शन। सेक्शन 29(3) हमें बोलता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल नॉट अफेक्ट लायबिलिटी टू पे टैक्स। अब मान लो राम है, राम अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं 29 जून को, तो इसका मतलब ये नहीं जो पूरे जून मंथ की उनकी अगर कोई आउटवर्ड लायबिलिटी है वो पे नहीं करेंगे, वो कैंसिलेशन का मतलब ये नहीं है। तो जो भी लायबिलिटी उनकी है वो उनको सारा ड्यू पे करना पड़ेगा प्रायर टू द कैंसिलेशन। देन 29(4) कैंसिलेशन अंडर एसजीएसटी, अगर एसजीएसटी में कैंसिलेशन हो रहा है तो डीम्ड टू भी माना जाएगा, सीजीएसटी में भी हो रहा है। और अगर कोई पर्सन लाइबल टू पे है एन अमाउंट इक्वल टू आईटीसी हेल्ड इन स्टॉक, सेमी फिनिश, फिनिश और कैपिटल गुड्स, तो वो उसको पे करना पड़ेगा। ये अभी हम आईटीसी वाले हमारे सेशन के साथ डिस्कस करेंगे, रिवर्सल ऑफ आईटीसी में, कि कैंसिलेशन के टाइम पे आपको जो आपके स्टॉक में या कैपिटल गुड्स में क्रेडिट पड़ा है उनको भी रिवर्स करना पड़ता है। देन एक ऑप्शन दी गई है आपको रिवोकेशन करने की। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, तो वो पर्सन रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब कि वो उसको बोल सकता है कि नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो। तो वो कब तक कर सकता है ऐसा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के अप्लाई? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। जैसे ही कैंसिलेशन ऑर्डर आया उसके 30 डेज तक रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर देगा, और प्रॉपर ऑफिसर फिर बाद में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, तो ये थे हमारे रजिस्ट्रेशन के सारे सेक्शन। अब हम पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की और फिर प्रैक्टिकली एक बार समझेंगे। डॉक्यूमेंट्स फटाफट आपको बता देती हूँ, हमने आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट शेयर भी करे हैं
फॉर्मेट शेयर कर लिए हैं जो आपके बड़े काम आएंगे। इंडिविजुअल के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो पहले हमने जाना है सबसे पहले तो पैन, फिर हम लीगल नेम लिखते हैं एज इट इज जो पैन पे होता है। मान लो राम है, राम का पैन नंबर है जो भी है, चाहे मैंने गलत लिखा हो प्लीज इग्नोर कर देना, ये है राम का पैन नंबर, ठीक है। अब राम के पैन पे उसका नाम लिखा है राम गुप्ता, बट उसके बिजनेस का नाम है साई फार्म, ठीक है। तो जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो ऑप्शन आती है वहां लीगल नेम की, लीगल नेम में ये लिखा जाएगा दिस इज योर लीगल नेम, ठीक है, दिस इज योर ट्रेड नेम, इसके अलग से ऑप्शन आएगी। तो जो पैन का नाम होगा हमेशा वही रहेगा हमारा लीगल नेम। देन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मेक श्योर एक्टिव ईमेल आईडी डाले, बड़े लोग परेशान रहते हैं इसके लिए। ट्रेड नेम जाएगा, फोटो लगानी पड़ेगी आपको इंडिविजुअल के केस में प्रोप्राइटर की, आधार चाहिए, आधार बेस हो गया अब जरूर चाहिए, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ डालना होता है, जो एड्रेस आप अपने प्रिंसिपल का दिखा रहे हो प्रिंसिपल प्लेस का। तो पहला तो उन्होंने दे दिया ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दो, लेटेस्ट डालना, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट है तो वो दे दो, इन दोनों में से कोई एक दे दो। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट दे दो, और अगर कंसेंटेड है तो कंसेंट लेटर दे दो, ठीक है। ये तीन ऑप्शंस हैं प्रिंसिपल प्लेस के लिए। फिर HSN और SSC कोड वो हम वहीं से चूज कर सकते हैं, वहां पे बड़ी अच्छी सी ड्रॉप डाउन लिस्ट दे रखी है, बड़ा इजीली फाइंड आउट हो जाता है। देन क्या रीजन है आपका रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने का, इसकी भी पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, अभी हम देखेंगे। वहां पे आपको बताना होता है वॉलंटरी ले रहे हो या थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो गई, सारी चीजें अब आपने समझ ली, आपको इजीली फटाफट समझ में आएगा। और डेट ऑफ लाइबिलिटी, डेट ऑफ लाइबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है पता चल गया, क्योंकि जैसे ही डेट ऑफ लाइबिलिटी अराइज होगी 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। देन बैंक डिटेल अब यहाँ पर आपको नहीं डालनी है, वो बाद में अपडेट करनी है। अब ये हमने इंडिविजुअल के जो डॉक्यूमेंट समझे हैं, उसके अलावा डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं फार्म, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी के केस में कुछ ये वाले भी, पार्टनर्स की फोटो, डायरेक्टर की फोटो, ट्रस्टी की फोटो, एड्रेस प्रूफ, पैन, आधार, पार्टनर के भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं हमें। देन प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है अगर तो पार्टनरशिप डीड चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड चाहिएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रूफ चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी या बोर्ड रेजोल्यूशन, इसका फॉर्मेट हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। कंसेंट लेटर का भी फॉर्मेट हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा मेरी क्लास में आप ये देखिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी कितने अच्छे तरीके से आ रहे हैं। सेक्शन 23 की सारी नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो भी रिलेवेंट सेक्शन होता है जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस की हम कोशिश करते हैं आपके साथ सारी शेयर कर ले। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मजा आ रहा होगा कि हम इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ इतने अच्छे तरीके से शेयर कर रहे हैं, और इसमें हमारे टीम की पूरी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं लगती, पूरी मेहनत लगती है हमारी चीज को बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करके कि कहीं भी कोई मिसमैच ना हो, गड़बड़ ना हो, तब ये चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप खुद ढूंढने बैठोगे ना तो समझ ही नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ माई क्लास। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक बार रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कहाँ आना होता है, हमारा GST पोर्टल। कौन सा है, जिसको नहीं पता बता देती हूँ, www.gst.gov.in, ठीक है। इसमें नीचे आएंगे आप तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है रजिस्टर नाउ। टैक्स पेयर्स, नॉर्मल, TDS या TCS, सभी तरह के टैक्स पेयर्स को यहीं से रजिस्टर करना है। नीचे के ऑप्शन GST प्रैक्टिशनर के लिए वो अलग है, वो जिसने GST प्रैक्टिशनर बनना है उसके रजिस्ट्रेशन की है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे GST की रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो यही पेज आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही टिक है या क्लिक है, यही रहने दे। ये जो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर वाला टैब है ना, ये अभी यहाँ की सारी प्रोसेस करने के बाद काम आएगा। जब आपका TRN आता है ना, TRN का लॉगिन यहीं से होता है आपका। तो हमेशा जब भी TRN जब तक आपके पास रहेगा ना, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, तब तक आपका लॉगिन इसी के थ्रू होगा। यहाँ पे TRN डालना होता है आपको, फिर कैप्शंस एंटर करनी होती है, आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे OTP चला जाता है, ये बाद में यूज होगी। तो पहले हम बात करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की। इसमें आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है आप हैं क्या। क्या आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, बात कर ली हमने कौन होता है नॉर्मल टैक्स पेयर, या आप टैक्स डिडक्टर हैं, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 51 में, या आप टैक्स कलेक्टर हैं, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 52 में, या आप GST प्रैक्टिशनर हैं,
या आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैं, या आप यूनाइटेड नेशन बॉडी हैं। सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, अब आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। या एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री है, या कोई और नोटिफाइड पर्सन है, या नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं, OIDAR वाले। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहीं से चूज करनी है। जनरली सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन नॉर्मल टैक्स पेयर के ही होते हैं। तो अगर मैं इसको चूज कर लूं, फर्दर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी स्टेट चूज करने की। बड़ा इजी है, जो भी आपका स्टेट है आप चूज कर लो। जैसे मैं अभी यहाँ रेंडमली दिल्ली ले रही हूँ। फिर आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होता है। दिल्ली भी बहुत सारी, बड़ी दिल्ली है भाई, न्यू दिल्ली कर लो या नॉर्थ दिल्ली, जहां भी आप रहते हो, दिल्ली तो बहुत बड़ी है। वहां से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लो। फिर अब आपका आएगा लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बता दिया। राम गुप्ता नाम है पैन पर, तो राम गुप्ता ही लिखोगे। ट्रेड का नाम डालने की ऑप्शन अभी आगे आएगी, ठीक है। और पैन नंबर डाल लोगे। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मेक श्योर एक्टिव डालना, दोनों पे आपके सामने आएगा, आपके पास आएगा OTP। और नीचे एंटर करने हैं कैप्शंस और फिर क्लिक कर देना है प्रोसीड पे। जैसे ही प्रोसीड करोगे तो जो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है ना, इन पे आपके पास OTP आ जाएंगे। उसको डालते ही आपको मिल जाएगा TRN नंबर। जैसे ही TRN आएगा, यहाँ डाल के कैप्शंस डाल के OTP डाल के जैसे ही आओगे, अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। आगे की प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका TRN। जब TRN आएगा ना तो इसी तरह आएगा। जब भी ये TRN आए तो मेक श्योर या तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज आपकी ईमेल पे भी चला जाएगा, या फिर कहीं नोट कर लें अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि मिस ना कर दो आप, क्योंकि TRN से ही लॉगिन होगा। TRN को मिस कर दोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो ये होगा आपका TRN, बिल्कुल इसी तरह से आएगा जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको प्रोसीड कर दोगे तो फिर TRN से लॉगिन की ऑप्शन दिखाएगा आपको। यहाँ से लॉगिन के लिए डालोगे तो OTP चला जाएगा। प्रोसीड कर दोगे तो फिर ये वाला टैब आपके सामने आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो आपका क्रिएशन डेट है वो होगी, और एक्सपायरी की भी डेट होगी। मतलब 15 दिन तक अगर कोई पर्सन यहाँ पे TRN जनरेट करने के बाद एक्शन नहीं लेता तो ये खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ये ड्राफ्ट होता है, डिलीट हो जाता है। तो 15 दिन के अंदर, 15 दिन का टाइम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि TRN जनरेट होते ही आपके पास टाइम नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट रह भी गया भी नहीं है तो 15 दिन के अंदर कलेक्ट कर लो, और फिर यहाँ पे ये जो एक्शन का टैब दिया है इस पे क्लिक कर लो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही पेज आएगा जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें आपके सामने ये 10 तरह की टैब है। अब बैंक अकाउंट यहाँ से हटा लेना, बैंक अकाउंट की ऑप्शन अब नहीं आएगी, क्योंकि बैंक अकाउंट अब आपको बाद में डालना। तो पहले आपको बिजनेस की डिटेल भरनी होगी, फिर प्रमोटर या पार्टनर की, ऑथराइज सिग्नेटरी की, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की, गुड्स और सर्विसेज के कोड, और स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये ज्यादातर लोगों के लिए नहीं होती रिलीवेंट। एंड देन वेरिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं बिजनेस की इंफॉर्मेशन में हमें क्या एंटर करना है। इसके लिए मैं आपको अपनी वीडियो पर लेकर चलती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई लाइव केस तो है नहीं जिसका मैं रजिस्ट्रेशन कर दूं यहाँ बैठ के। तो मैं एक बार अपनी वीडियो ओपन कर लेती हूँ यूट्यूब पे। लाइव रजिस्ट्रेशन केस नहीं है लाइव रजिस्ट्रेशन का। मैं आपको सारी चीजें समझा रही हूँ, चिंता ना करो। बी विद मी। तो ये सारी प्रोसेस अभी हमने समझ ली। यहाँ TRN तक की प्रोसेस हमने ऑलरेडी समझ ली है। अब हम आ जाते हैं इधर। ये आपको दिखेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक वाली डिटेल नहीं आ रही क्योंकि अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बिजनेस की डिटेल में क्या क्या डालना है चलिए देख लेते हैं। तो बिजनेस की डिटेल में सबसे पहले आपको देना है ट्रेड नेम। तो मैंने बताया था ना, पैन नेम तो आपके लीगल नेम में चला गया। अब यहाँ पे जो भी आपके बिजनेस का नाम है यहाँ पे एंटर कर दो। और अगर किसी केस में बिजनेस का नाम नहीं है तो फिर प्रोप्राइटर का ही नाम डाल दो, पर ट्रेड नेम में डाल देना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। फिर उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। कॉन्स्टिट्यूशन की ये सारी की सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, अभी हमने डिस्कस कर ली कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है, कैसी एंटिटीज हो सकती है। कोई फॉरेन कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, HUF, पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी,
पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो जो भी आपके लिए रिलेवेंट है कैटेगरी वो यहाँ से चूज कर लो। इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल ले लो, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप ले लो, कंपनी के लिए कर रहे हो तो कंपनी ले लो, ठीक है। देन आगे हमारे पास आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें चूज करने हैं, हमारे ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। अब ये कैसे ज्यूरिडिक्शन चूज करने हैं, यहाँ पे दो तरह के ज्यूरिडिक्शन होता है आपका, स्टेट वाइज तो यहाँ पे होगा, इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे दी होती है, मैं दिखा देती हूँ कैसी है ड्रॉप डाउन लिस्ट। चलो मैं दिखा दूंगी। यहाँ पे आपका स्टेट वाइज जो है आपका सेक्टर, सर्कल, वार्ड, चार्ज या यूनिट, यहाँ से आपको चूज करना है। अगर कोई भी दिक्कत आए, वैसे तो यहाँ से मिल जाता है इजिली, दिक्कत आए तो फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो नहीं मिल रहा तो लास्ट ऑप्शन है जीएसटी डिपार्टमेंट में चले जाओ अपने एरिया के, वहां से आपको मिल जाएगा। और नीचे सेंटर ज्यूरिडिक्शन को चूज करना वेरी इजी, चलिए वो मैं बता देती हूँ। उसके लिए आपको यहाँ आना है cbic/gst.gov.in, यहाँ पे ऑप्शन दी होती है आपके पास सर्विसेज में नो योर ज्यूरिडिक्शन की, इसको ओपन कर लो, अपना स्टेट चूज कर लो। जैसे मैं यहाँ पर मान लो हरियाणा चूज कर रही हूँ और मुझे देखना है गुरुग्राम का, तो हरियाणा में इसने मुझे पहले तो सभी जोन दिखा दिए, पंचकुला का, फिर कमिश्नरेट गुड़गांव का, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक। मुझे मान लो गुड़गांव का देखना है, गुड़गांव के इसने मुझे डिवीजन दिखा दिए। अब इसमें यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करो तो फिर फर्दर रेंज आ गई। तो यही तीनों चीजें आपको डालनी होती है, कमिश्नरेट, डिवीजन और रेंज। जैसे मान लो मुझे अभी रेंज नहीं पता तो R1 पे क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पे ना लिखा होता है कि R1 वाली में क्या है, कवर इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उद्योग विहार फेज 4, मारुति जॉइंट वेंचर कॉम्प्लेक्स एंड एडजॉइनिंग रोड। तो अगर इस एरिया में कवर है आपकी यूनिट या आपका जो प्रिंसिपल फेज ऑफ बिजनेस है, ठीक है, तो फिर ये चूज कर लो। देन सेकंड पे चले जाओ, सबको पढ़ते चले जाओ, रीड करते चले जाओ, आपको अपना एरिया मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसकी R7 तक रेंज है तो हो सकता है मुझे 7 में मिल जाए, तो मुझे कमिश्नर कोड में क्या डालना है, गुरुग्राम, डिवीजन हो जाएगा मेरा नॉर्थ 1, रेंज हो जाएगी मेरी R7, ठीक है। यहाँ से आपको अपना ज्यूरिडिक्शन चूज कर लेना। सबसे ज्यादा लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, ज्यूरिडिक्शन में। ये इजिली मिल जाता है यहाँ से। हमने जितने भी आज तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन किए हैं, बहुत सारे लोगों के किए हैं, अदर स्टेट्स के भी किए हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता एरिया कैसा है, यहाँ से इजिली मिल जाता है। आज तक कोई दिक्कत नहीं आई हमें, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें कहीं जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके धक्के खाने पड़े या कुछ भी। यहाँ से आपका सेंटर ज्यूरिडिक्शन आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई पर्सन ऐसा है जिसे नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा, दिमाग नहीं चल रहा, तो फिर आप गूगल पे ढूंढ लो, नहीं तो फिर जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके ढूंढ लो। और वो भी नहीं पॉसिबल है, तो लास्ट ऑप्शन ये है कि जो ये सेंटर ज्यूरिडिक्शन, स्टेट ज्यूरिडिक्शन होता है, ये रजिस्ट्रेशन के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक भी हो जाता है। अगर आपने गलत भी चूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली भी वहां पे सही आ जाता है, बट दिस इज द लास्ट ऑप्शन, मेक श्योर आप उसे। मैं अभी आपको लिंक दे दूंगी इसका ना, जहां से मैंने ये नो योर ज्यूरिडिक्शन ओपन किया है। वैसे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो यहाँ पे भी ये लिंक दिया होता है, यहाँ भी ऑप्शन होती है, जो लिंक दे रखा है ना ये वाला, ये आपको वहीं ले जाएगा जहां अभी मैंने आपको दिखाया। उसका लिंक मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जो पीडीएफ आएगी ना मेरी, मैंने उसमें अपनी ये वीडियो का लिंक भी दे रखा है, ज्यूरिडिक्शन का भी लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है। और जो वो हेल्प मेन्यू था वो भी मैंने वहां पर डाल रखा है, ये लिंक सारे डाल रखे हैं, ये आपके साथ शेयर हो जाएंगे, आप चिंता मत करना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उलझन यहीं पे आती है, ये उलझन आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। माइंड अप्लाई करके करोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप माइंड ही अप्लाई नहीं कर रहे हो, सोच रहे जल्दी में फटाफट मिल जाए, ऐसे थोड़ा मिलती हैं चीजें, तो थोड़ा सा माइंड अप्लाई करोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आपको ये जब डाल दिया ज्यूरिडिक्शन वगैरह, उसके बाद देख लेते हैं क्या करना होता है। जैसे मैंने इस वीडियो में भी दिखा रखा है, वीडियो को देख लोगे ना तो पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, इसमें पूरा मैंने समझा रखा है। फिर नीचे, एक मिनट, अब नीचे आ गया कि क्या आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वर्ड क्या है। अब आपको पता है कौन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर आप हो तो इसको ओपन कर लेना, ड्रैग कर लेना, अदरवाइज ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। या फिर अगर आप कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर रहे हो तो फिर इस बटन को ड्रैग कर लेना, ऑप्शन आ जाएंगी फर्दर। इसके बाद नीचे आपको डालना है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या है चलिए आपको दिखा देती हूँ। इसमें ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी जिसमें होगा क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड की वजह से रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, थ्रेशोल्ड लिमिट आपको पता चल गई, उसकी वजह से ले रहे हो तो इसको चूज कर लो।
या फिर इंटर स्टेट सप्लाई की वजह से ले रहे हो तो अलग से ऑप्शन दे रखी है। लाइबिलिटी टू पे एज रिसिपेंट ऑफ गुड्स, आरसीएम में आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई इसलिए ले रहे हो तो वो अलग दे रखी है। जो अभी सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं आज अपने लेक्चर में। ट्रांसफर या सक्सेशन ऑफ बिजनेस के केस में ले रहे हो, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर के केस में ले रहे हो, डीमर्जर के केस में ले रहे हो, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस की वजह से ले रहे हो, मर्जर या अमलगामेशन की वजह से ले रहे हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर आप हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात हो रही है। यहाँ बड़े कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे लोग, सेलर की अलग से दे रखी है नीचे। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो जो टीसीएस डिडक्ट करता है तो ये ऑप्शन आएगी। अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट के साथ जुड़े हो एज अ सेलर तो ये नीचे सेलर वाली ऑप्शन आएगी। या फिर वॉलेंट्री बेसिस पे ले रहे हो अपनी मर्जी से, या एज आईएसडी ले रहे हो उसकी भी ऑप्शन है। ये सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन आप कर रहे हो, एजेंट वाला अभी हमने डिस्कस किया था। ये सारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कवर था। सेक्शन 24 को पढ़ लेना आराम से। एससीजेड यूनिट है आपकी, इस वजह से ले रहे हो तो ये सभी आपको यहाँ पर दिए हैं ड्रॉप डाउन, यहाँ से आप चूज कर लो। ठीक है, रीजन टू ऑब्टेन चूज करोगे तो आपसे पूछा जाएगा अब आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है। तो जिस डेट को बिजनेस कमेंस किया है वो डालोगे, और देन डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइज। ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, कर ली ना हमने डिस्कस, बिकॉज 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। तो मेक श्योर यहाँ पे जो डेट ऑफ लाइबिलिटी डालो बड़ा केयरफुली डालना। ठीक है, एक्चुअल लाइबिलिटी डालना और मेक श्योर 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लेना। ठीक है, अब नीचे की जो फील्ड्स हैं वो उनके लिए जो जब ट्रांजिशन हुआ था ना तो कुछ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन थे, ये उसके लिए थे, आजकल रेलिवेंट नहीं है। फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ठीक है, जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आपको डालनी है प्रोप्राइटर या पार्टनर्स की डिटेल। इंडिविजुअल केस में अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई और उसका बिजनेस भी आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा तो फिर तो कैंसिल ही करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, फिर क्या ऑप्शन है, फिर थोड़ा ना चेंज होगा। ठीक है, अब पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको डालनी है प्रोप्राइटर की या पार्टनर की, वो इंफॉर्मेशन भी आपको यही इसी टैब में आके डालनी होती है। आपके पास ऐड की ऑप्शन आती रहती है, उनके क्या क्या डालना होता है, हर पर्सन की जर्नल इंफॉर्मेशन, नाम, फादर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसका एड्रेस, और साथ ही आधार जरूर डाल देना। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, आधार जरूर डाल देना। और फिर यहाँ पे ऑप्शन आती है फोटो को अपलोड करने। ठीक है, फोटो का लिमिट है साइज का 100 KB। साइज बड़े छोटे दे रखे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट ने, मुझे इनसे बड़ी दिक्कत रहती है, कई बार बड़ा मेहनत करनी पड़ती है साइज को रिड्यूस करने के लिए। तो मेक श्योर फोटो 100 KB से ज्यादा की ना हो, यहाँ पे अटैच कर देना। या फिर यहीं से इन्होंने एक कैमरा लगा रखा है, अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कैमरा है तो वहीं से अगर सामने वो ही बैठा है, पर्सन बैठा है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अपनी मत डाल देना, उसकी पिक्चर भी यहाँ से खींच के सीधा डायरेक्टली डाल सकते हो। फिर आपको नीचे का जो ये टैब है ना, ये बटन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसी पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है तो इसको यहाँ पे ड्रैग कर देना। ठीक है, और जनरली प्रोप्राइटर के केस में सेम ही होता है ऑथराइज सिग्नेटरी पे, तो इसको ड्रैग जरूर कर देना। जैसे सारी डिटेल डाल लो तो सेव एंड कंटिन्यू कर देना। तो आपका प्रोप्राइटर और पार्टनर की जितने भी फिर पार्टनर हो, ऐड न्यू करते रहना। पार्टनर है आगे, या एचयूएफ के करता है, या फिर ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी हैं, कंपनी के केस में आपके डायरेक्टर हैं, तो ये ऐड न्यू की ऑप्शन आती रहेगी। ठीक है, और मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए थे, सबके फोटो चाहिए, पैन चाहिए, आधार चाहिए, एड्रेस चाहिए, ठीक है, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। ऐड न्यू करके सारे पार्टनर प्रोप्राइटर यहीं पे ऐड होंगे। और फिर अगर ज्यादा जब पार्टनर है या डायरेक्टर है तो किसी एक को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाओगे, जिसको ऑथराइज सिग्नेटरी बना रहे हो यहाँ से इस बटन को ड्रैग कर देना। ठीक है, वो ऑथराइज सिग्नेटरी बन जाएगा आपका। पर प्रोप्राइटर वगैरह के केस में ना, जिसको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया, जैसे आप इस बटन को ड्रैग करोगे तो वो बोलेगा एक डॉक्यूमेंट लगा दो अब यहाँ पे, कि आप इस पर्सन को ऑथराइज कर रहे हो तो इसका डॉक्यूमेंट लगा दो। हमने आपको एक फॉर्मेट भेजा है रेजोल्यूशन का, ठीक है, या ऑथराइज बनाने का किसी पर्सन को, उसको यूज करके उसी फॉर्मेट के हिसाब से आप चेंज वेंज कर लेना। और फिर उस पे साइन लेके, अगर कहीं पे स्टैम्प भी है, स्टैम्प लगा के फिर उसको यहाँ पे अपलोड करना उस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, वो वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड होगा, ऑथराइज सिग्नेटरी का जो हमने बोला था ना, प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, वो इस बटन को ड्रैग करते ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे ही देखो मैंने ये ड्रैग कर दिया, अभी ये इंडिविजुअल का है तो नहीं मांग रहा डॉक्यूमेंट, पर अदर देन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट मांगेगा। ठीक है, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दो। नेक्स्ट आ जाएगी फिर से डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। प्रोप्राइटर के केस में तो ऑथराइज सिग्नेटरी सेम ही रहेगा,
ठीक है, तो वही डिटेल आ जाएंगी उसकी। पर पार्टनरशिप के केस में या कंपनी के केस में आपको डालना पड़ेगा कि कौन है ऑथराइज सिग्नेटरी। तो जिसको बनाया है उसकी डिटेल यहाँ आ जाएंगी, पर ये वाला बटन जरूर क्लिक कर देना, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। कई लोग क्या करते हैं, सारा डेटा फीड कर देते हैं, 100% डेटा फीड हो जाता है, बट बाद में ये वाला बटन उन्होंने ना टिक नहीं किया होता। अब क्या होता है, ऊपर प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन आती है कि 100% कंप्लीट होगी है या 90% कंप्लीट होगी है, तो ऊपर तो उनको दिखता है 100% प्रोफाइल कंप्लीट, बट फिर भी उनके पास ऑप्शन नहीं आ रही होती वेरिफिकेशन टैब की। वो इसका रीजन ये होता है कि प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के बटन पे टिक करना भूल जाते। तो जिसको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है वही आपका प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी भी होगा, यहाँ पे टिक कर देना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे जरूर टिक कर देना, मैंने वीडियो में भी बता रखा है। ठीक है, आई एम होपिंग यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर हैं। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो मैंने यहाँ वीडियो में भी बता रखा है कि टिक करना मत भूलना। फिर अब आप फोटोग्राफ वगैरह वो पहले ही अपलोड हो चुकी है। ठीक है, देन हम आते हैं आगे। अब आ गया आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये जो ऊपर के टैब है ना, ये सारे फिल करने होते हैं आपको। हर एक टैब पे जैसे सेव एंड कंटिन्यू करते रहोगे तो अगले टैब पे आ जाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें डालनी है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब इसको समझ लो। अब इसमें सबसे पहले तो एड्रेस डाल दो कि आप अपना एड्रेस आपको डालना आता है, जो प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस है। ठीक है, नीचे आ जाती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें मेल और मोबाइल नंबर डाल दो। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए अलग है तो वो डाल दो, नहीं तो वही लगा दो। अब आपको डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ही के नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप अपना अप्लाई कर रहे हो मान लो, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, बहुत सारे लोग ना, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे बिजनेसमैन अपने घर से ही जनरली बिजनेस शुरू कर लेते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कई बार उनका नाम नहीं होता, उनके फादर का होता है, मदर का होता है, ब्रदर का होता है, वाइफ का होता है। तो उस केस में वो ये सोचते हैं कि अब क्या करें। उस केस में आपको कंसेंट लेटर लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक जगह पे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दोगे, दो प्रूफ मांगेगा ये आपसे, दो जगह आपको अटैच करना होगा। एक जगह पे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देना, जैसे जो ये ऑप्शन दिए डॉक्यूमेंट अपलोड की, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देना। दूसरी ऑप्शन आएगी नीचे, दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे अटैच कर दोगे ना तो एक और ऑप्शन आएगी, नीचे आएगी यहाँ पे, ये वहां पे आप कंसेंट लेटर को अटैच कर देना। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के टाइम पर दो डॉक्यूमेंट अटैच करने की ऑप्शन आएगी। तो अगर आपके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो दोनों जगह इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देना, या फिर आपकी जगह रेंटेड है, रेंट पे रखी है, तो दोनों जगह रेंट एग्रीमेंट लगा देना। कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो डॉक्यूमेंट है, क्या करें। ठीक है, नहीं तो फिर अगर आपका जो प्रमाइज है वो आपके पापा के नाम पे है, मम्मी के नाम पे है, भेज दिया हमने कंसेंट लेटर का फॉर्मेट, देख लो आपके पास मेल आई हुई है। ठीक है, तो उस केस में कंसेंट लेटर बना दो, उसको अपना साइन वाइन करा के और फिर यहाँ पे अपलोड कर देना। नीचे आपको अपनी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे निकाल के यहाँ पे बतानी होती है। बॉन्डेड वेयर हाउस है, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग है, लीजिंग बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सारी कैटेगरीज यहाँ दे रखी है। तो जिस भी बिजनेस एक्टिविटी, जो भी नेचर है आपकी एक्टिविटी का, इंपोर्ट, सेल ऑफिस, वेयर हाउस, अदर, एक्सपोर्ट, सप्लायर ऑफ सर्विस, रिसिपेंट ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस, होलसेल बिजनेस, उनमें से जो भी है, एक या एक से ज्यादा भी आप चूज कर सकते हो, जो भी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कैरी करते हो, यहाँ से टिक कर। ये हो गई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात। अब अगर किसी का एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, हो सकता है एक फैक्ट्री है, दूसरा मेरा गोडाउन है, तो मुझे दोनों दिखाने हैं, तो हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे ड्रैग कर देना। तो फर्दर आगे जाओगे तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करने की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, देखो ये है यहाँ पे एडिशनल प्लेस की, मैंने इसलिए यहाँ से आगे आ गई मैं, क्योंकि एडिशनल प्लेस नहीं था। तो अगर है आपका तो एडिशनल प्लेस की डिटेल भी वैसे ही डालनी है जैसे अभी हमने प्रिंसिपल प्लेस की डाली है, बिल्कुल ऐसे ही आपको डालनी है। ठीक है, जस्ट देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी रिलेवेंट, अब आपके HSN कोड और SAC कोड। इतनी सारी गुड्स हैं, इतनी सारी सर्विसेज हैं, क्या कोई भी बंदा इतनी सारी गुड्स और इतनी सारी सर्विसेज के HSN और SAC याद रख सकता है? नहीं। उनके रेट याद रख सकता है जो चेंज होते रहते हैं? नहीं। तो HSN और SAC को यहाँ से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये ऊपर ऑप्शन होती है गुड्स की, देन सर्विसेज की। ठीक है, आप 5 कमोडिटीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जो आपकी मेजर कमोडिटीज है ना, मान लो वैसे तो बहुत सारी गुड्स हो सकती हैं, पर जो मेजर है, मेजर जो आपकी परचेजेस हैं गुड्स की, वो आपको यहाँ पे उनका सिर्फ जैसे थोड़ा सा नाम भी लिखोगे ना, जैसे मान लो आप कैश्यू नट्स में डील करते हो, कैश्यू जैसे ही डालोगे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। रीड करो उसको, केयरफुली रीड करो और चूज कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया भी होगा, जैसे यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट की वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है, यहाँ से देख लो। नहीं तो आपको ये टूल भी यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ रेंट लिखा, सर्विस के केस में मैं गई, रेंट मैंने लिखा तो देखो इसने मुझे ऑप्शन दिखा दी कि रेंट के लिए इतनी सारी ऑप्शन है। जो भी आपके लिए रिलेवेंट है केयरफुली पढ़ लो उसको, कुछ ज्यादा नहीं होती, 5, 7, 10 ही दिखेंगी आपको, जितनी भी दिख रही है अकॉर्डिंग टू योर, आपने जो भी वर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड्स कह सकते हो आप इन्हें, कीवर्ड्स डाल के देख लो जो भी आपके लिए रिलेवेंट हो रहा है उसको चूज कर लो। वहीं पे HSN कोड, SSC कोड यहाँ पे दिए होते हैं, यहाँ से इजीली चूज हो जाएंगे। और फर्दर जब फिर आप रजिस्ट्रेशन लेने के बाद इनवॉइस बनाओगे तो वही HSN और SSC यूज होंगे जो यहाँ पे आपने चूज किए हैं। आप चाहो तो उनको स्क्रीनशॉट लेके या फाइल में लगा देना अपने क्लाइंट्स की, ताकि कभी भी भूलो ना उसके कौन से HSN और SSC थे। और बाद में आपकी कोई गुड्स या सर्विस अगर चेंज भी हो जाती है ना, कि पहले किसी और में डील कर रहे थे, सारी गुड्स की नहीं बनानी, मैंने बताया ना आपकी जो मेजर है, मेजर जो मेन है, मेन जिसकी सबसे ज्यादा परचेजेज है आपकी, मेन वाली डालनी। ठीक है, यहां से इजीली आपकी निकल आएंगे। ठीक है, HSN SSC हो गया, बस उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। जैसे ही आपने अपनी गुड्स और सर्विसेज ऐड कर ली तो यहाँ पे अब आपको वेरिफिकेशन का टैब मिल जाता है। 1 मिनट, ये है वेरिफिकेशन का टैब। अब यहाँ से आके मैं एक बार आपको फाइल में दिखा देती हूँ, यहाँ भी है। तो ये देखिए, जैसे ही सारी डिटेल एंटर कर लोगे ना, जब प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी तब आपके पास ऑप्शन आ जाएगी सबमिट विद EVC, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जिसमें आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे OTP चला जाता है, या फिर कंपनीज वगैरह के केस में डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी होते हैं, तो सबमिट विद DSC, ये दोनों ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं। ये तभी एक्टिव होती है जब पूरी प्रोफाइल आपने 100% भर दी हो। कई लोग तो वहीं अटक जाते हैं, वो मैंने प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी वाला टैब दिखाया ना, बटन जहाँ पे टिक करना है, नहीं, सारे 5 कोड कंपलसरी नहीं है, जितने भी हैं आपके, 1 है तो 1 डाल दो, 2 है तो 2 डाल दो, जितने भी कोड है। 5 की तो उसमें लिमिट है कि 5 डाल सकते हो आप, 5 गुड्स और 5 सर्विसेज ऐड कर सकते हो आप, पर कम है तो कम ऐड करो, कोई इशू नहीं है, पर अपनी मेजर वाली एक्टिविटीज को वहां ऐड कर दो, मेजर को मत भूलना, जो मेन है आपकी, हो सकते हैं बहुत सारे हो पर मेन को डाल देना। ठीक है, तो फिर करते ही बस यहाँ से ऑथराइज सिग्नेटरी चूज करना है, प्लेस डालना है और फिर उसको सबमिट कर देना। बड़ा इजी है रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं है रजिस्ट्रेशन में, और फ्री में होना है। यहाँ से अब आप प्रोफेशनल बन जाओगे, आपको रजिस्ट्रेशन पूरा समझ आ गया। अब आप किसी भी पर्सन के लिए कर सकते हो, चाहे इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, NRTP है, किसी के लिए भी कर सकते हो आप। ये देख लेंगे आपका क्वेश्चन मिस्टर संतोष, मैं देख लूंगी इसको एक बार, अभी मैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है आपका, समझ नहीं पा रही हूँ, देख लेंगे, आपको बता देंगे। आप मेल पे डाल देना, ये क्वेश्चन आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो यही थी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। अब मुझे आप लोगों को एक चीज और बोलनी थी कि आप ना ये GST पोर्टल का ज्यादा से ज्यादा यूज किया करो। यहाँ जब GST पोर्टल पे आप आते हो ना, तो ये एक हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी दे रखी है इन्होंने, इसको क्लिक कर लो। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे एक ये GST नॉलेज पोर्टल है हेल्प आइटम में, इस पे क्लिक करोगे ना आप, तो यहाँ पे ये देखो आपके पास ना इन्होंने मैनुअल्स दे रखे हैं हर चीज के। ये अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करी थी ना, ये मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया, ये इन्हीं का मैनुअल है, स्क्रीनशॉट के साथ हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो, ये सारी चीजें लिख के रखते हैं, हर चीज के लिए लिखा हुआ है बारीकी से। तो इन मैनुअल्स को यूज करना सीखो। इन्होंने जैसे यहाँ रिटर्न्स के लिए मैनुअल दे रखे हैं, सारी रिटर्न के लिए देख लो, 2A के लिए, 3B के लिए मैनुअल, इवन वीडियो भी दे रखी है, इनको देखो, सीखना सीखो। कहीं भी अटक रहे हो ना, तो इस हेल्प मेन्यू को यूज करना सीखो, आपकी आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व है, आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब पोर्टल के जितने भी काम है ना,
कहीं भी अटक रहे हो तो ये इस हेल्प मेन्यू को यूज करना सीखो। जैसे रजिस्टर विद जीएसटी, आज हम रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है सबके लिए अलग अलग दे रखा है इन्होंने। कंपोजिशन के लिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए, आईएसडी के लिए, एनआरटीपी के लिए, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर के लिए, एम्बेसी के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, टीडीएस डिडक्टर के लिए, ये देखना सीखो। कहीं भी नहीं अटकोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इतनी सी भी। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे मैनुअल मिल जाएंगे। ठीक है, ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, ये वाला लिंक भी यहाँ मैनुअल का, वैसे मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं लिंक भी डाल दूंगी। इनको देखना सीख लोगे ना, एक्सपर्ट हो जाओगे जीएसटी के, कोई इश्यू नहीं आएगा। सारा काम प्रैक्टिकली ही करना है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बट आगे फर्दर काम सारा आपको प्रैक्टिकली पोर्टल पे ही करना है। तो एक बार अपने पोर्टल से भी, इस पोर्टल से ना गो थ्रू हो जाओ, मतलब इसकी हर चीज को देख लो। सर्विस का टैब है तो क्या है इसमें, जीएसटी लो है तो इसमें क्या है, डाउनलोड्स में क्या पड़ा है, हर चीज को एक बार देखना सीखो, पढ़ना सीखो, क्या इंफॉर्मेशन उसमें से निकल सकती है, हर चीज इन्होंने डाल रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी देखोगे, सीखोगे तो मजा आएगा, बहुत सारी नई नई चीजें सीख लोगे। और क्या बताना था, मेजरली मैंने सब कुछ कवर कर ही दिया। ठीक है, और ये लिंक सभी आपके साथ शेयर हो जाएंगे, ये पूरी पीपीटी मिल जाएगी जिसमें मैंने लिंक डाल ही रखे हैं ऑलरेडी। तो रजिस्ट्रेशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, रजिस्ट्रेशन के रूल भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं पीपीटी में, सारे मैंने कवर कर लिए थे साथ साथ, उनका ये मैंने वो बना रखा है, समरी बना रखी है, ये भी देख लेना। तो बस अब ये हमारा कवर है। अब नेक्स्ट वीक हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनवॉइस की। इनवॉइस के फॉर्मेट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखो, कई ऐसी क्लास ली है कभी जिसमें सारा का सारा मटेरियल भी मिलता रहता है, तो चले हम देने की कोशिश करेंगे। इनवॉइस के फॉर्मेट देंगे आपको, आरसीएम वाले इनवॉइस के, डिलीवरी चालान के, और कौन से देख लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स होंगे, बिल ऑफ सप्लाई, वो सभी चीजें भी वहां पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, सैटरडे को 4 PM। मेक श्योर ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, कोई छोड़ भी देगा नहीं। कस्टम ड्यूटी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, कस्टम ड्यूटी ये सीए स्टूडेंट्स के लिए कोर्स का पार्ट है, जीएसटी के लिए नहीं है, कस्टम ड्यूटी को इंक्लूड नहीं करें। अच्छा, टर्नओवर के लिए पूछ रहे हो आप? हाँ, एक्सपोर्ट की बात की ना हमने, एक्सपोर्ट इंक्लूड है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। इंटर स्टेट सप्लाईज के केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। ईवीसी मींस इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। अभी देखते हैं इनकम टैक्स का कोर्स कब आएगा, लेट्स सी, अभी कुछ नहीं बता सकते। हाँ, सेम स्टेट में आप एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो आप। अब आ चुकी है ये ऑप्शन, पहले नहीं थी, अभी आ चुकी है, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। बेस्ट जीएसटी सॉफ्टवेयर, वैसे मैं आपको बताऊं तो हम अपना सारा काम पोर्टल के थ्रू ही करते, हम कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, उसी की ऑफलाइन यूटिलिटी, उसी का सारा काम, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू प्रीतिका, आपको अच्छा लगा आज का सेशन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो है जो किसी ऐसी स्टेट में काम करने आया है जहां पे उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ओकेजनली काम करने आया है। ठीक है, नहीं, कंपोजिशन अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 में, वहां क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे सेशन आज का एंड कर रही हूँ। क्यों? बिकॉज उसका रीजन है, आज मेरी डॉटर का बर्थडे है, तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करना है, वो शी इज वेटिंग कि मम्मा कब आएगी एंड वी विल सेलिब्रेट। ठीक है, चलिए, सो वी आर, थैंक यू एवरीवन विश करने के लिए, थैंक यू। आप सभी को ये पीपीटी शेयर कर दी जाएगी, लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, वीडियो देख लेना, जीएसटी पोर्टल को देखना सीखो, आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, बाय बाय एवरीवन, बाय।